नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं कि मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और संघ परिवार के बीच में जो रिश्ते हैं, वो उसमें जो कड़वाहट की बातें हो रही हैं, जो उसमें दूरी की बात हो रही है, अब वो कितना सच है। बात करने जा रहा हूं कि क्या नरेंद्र मोदी जो है अब सितंबर महीने में जब वो 75 साल के हो जाएंगे तो सत्ता शिखर से दूर जा रहे हैं या सत्ता से बाहर जाएंगे। क्या संघ का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि नरेंद्र मोदी को कोई न कोई फैसला करना होगा। दरअसल ये बात मैं इसलिए आज शुरू कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसकी बात नहीं हो रही है। दरअसल अगर एक महीना पहले यह बात बहुत चर्चा में थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, या यहाँ तक कि तमाम सारे पॉलिटिकल सर्किल में भी, कि भाई मोदी जी के ऊपर दबाव है और 75 साल के होने के बाद जो है उन्हें जाना पड़ेगा। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में, एक पुस्तक के विमोचन में बात कह दी कि भाई 75 साल के बाद जो है दूसरों को रास्ता देना चाहिए, या इस तरह की बातें। इसके चलते बड़ी चर्चा थी, लेकिन वो संसद का सत्र शुरू हो गया तो फिर दूसरी बातें आ गई। और इसी बीच में जगदीप धनखड़ जो हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति थे, उनका इस्तीफा हुआ तो सारी चर्चा बदल गई है। तो ये चीज़ें पीछे चली गई। लेकिन मैं इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए जगदीप धनखड़ की चर्चा से ही शुरू करूँगा। दरअसल जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई कि भाई जगदीप धनखड़ को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि जगदीप धनखड़ जो है अपोजिशन जो है जस्टिस वर्मा जिन्होंने, जिनके घर पे नोट, जले हुए नोट पाए गए थे, उनके खिलाफ जो महाभियोग लाने की बात हो रही है, उसको अपोजिशन ने पुश करने के लिए सांसदों का जो सिग्नेचर दिया है उसको एक्सेप्ट कर लिया जगदीप धनखड़ ने। इससे सरकार नाराज़ थी, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि भाई शेखर यादव जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे या हैं, उन्होंने कुछ हिंदू महासभा या विश्व हिंदू परिषद माफ़ कीजिएगा, कि किसी कार्यक्रम में जो है कुछ ऐसा बोला था जिसको लेकर के बड़ी नाराज़गी थी, माने तमाम पॉलिटिकल और जुडिशियल सर्किल में। उनके खिलाफ महाभियोग को लेकर कोई बड़ा फैसला करने वाले थे धनखड़ साहब, इस नाते उनको जाना पड़ा, या इस तरह की तमाम सारी बातें हुई। लेकिन धनखड़ साहब ने सिंपली बोल दिया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और सरकार ने कोई बयान नहीं जारी किया। तो एक तरह से इतने बड़े पद पे बैठा आदमी इस्तीफा दे दिया और सिर्फ पूरा देश कयास लगाता रह गया। अब तक कयास लगाते हैं, जो कि मेरा अपना मानना है कि जितनी सारी बातें हो रही हैं कि भाई इन कारणों से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, कि भाई जिस दिन जगदीप धनखड़ जो है वो कांग्रेस के नेताओं से मीटिंग कर रहे थे या कांग्रेस के कोई नेता उनके घर मिलने गए थे, या जिस दिन राहुल गांधी सदन में, मैंने 21 जुलाई की बात कर रहा हूँ, पहले दिन जब सत्र शुरू हुआ था, राहुल गांधी सदन में, लोकसभा में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसकी बात कर रहे थे। वहीं लोकसभा में जगदीप धनखड़ ने जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया और वो लगातार सरकार पे हमलावर हो रहे थे। इस तरह की तमाम सारी बातों हैं, इनके चलते जो हैं उनको जाना पड़ा और सरकार ने उनसे इस्तीफा मांग लिया या इस्तीफा देने का दबाव बन गया। बेसिकली मेरा अपना मानना है कि जो कुछ हुआ इस मानसून सत्र के पहले दिन, वो सब कुछ, उसमें कुछ ट्रिगर पॉइंट हुआ होगा, लेकिन उस दिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की बात नहीं हुई होगी, या एक दिन में कोई सरकार इन सवालों पे इस्तीफा नहीं ले ली। इसमें कोई इतना बड़ा सवाल नहीं था जिसको लेकर के सरकार किसी तकलीफ में पहुंच जाए, किसी परेशानी में पहुंच जाए। लेकिन आपको सवाल का जवाब देना है, कयास लगाना है, तो अपनी तरह से लोग लगा रहे हैं। कुछ लोग तो फिर ये लगाने कि भाई जगदीप धनखड़ के खिलाफ कुछ बड़ा सबूत था, कुछ आने वाला था, वो कहीं न कहीं फंसे हुए थे, इस तरह की तमाम सारी बातें। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अब जबकि यह मामला लगभग खत्म हो चुका है, नए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारी हो रही है, चुनाव आयोग उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा चुका है, तो लगभग यह क्लियर है कि जगदीप धनखड़ एक दिन में किसी कारण से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होगा। जगदीप धनखड़ को उस पद से हटाने की कोशिश पहले से हो रही होगी, या उनसे इस्तीफा मांगे जाने की बात काफ़ी दिनों पहले शुरू हो गई होगी और जगदीप धनखड़ पे दबाव भी रहा होगा इसका। और उस दिन कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ होगा, कोई ऐसी बात हो गई होगी, किसी मंत्री की फ़ोन कॉल पे कोई ऐसी बात हो गई, या किसी मंत्री ने कोई ऐसी बात डिक्टेट कर दी, या कुछ ऐसा हुआ होगा। उसके बाद जगदीप धनखड़ साहब नाराज़ होकर के या इमोशनल होकर के आनन फानन में राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। ये बड़ा ही इमोशनल सा मोड़ है कि भाई उपराष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा देने जाता है राष्ट्रपति भवन, तो उसके लिए वो इन्फॉर्म भी नहीं करता है, वहाँ जाके उन्हें 20-25 मिनट इंतजार करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी घटना है। बहरहाल अब ये लगभग खत्म हो चुका है। जगदीप धनखड़ साहब की बात लोग नहीं कर रहे हैं, लोग कोई उनसे मिलने नहीं जा रहा है। जगदीप धनखड़ साहब कोई खुलासा भी नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना है कि कोई बड़ा खुलासा वो करेंगे भी नहीं।
क्योंकि ऐसा कोई कोई खुलासा नहीं है जो अलग से आएगा। तो कुल देकर के एक स्थिति थी कि भाई जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति जो पद है, जो भारत में प्रोटोकॉल में नंबर 2 पे आता है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है, प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल में तीसरे नंबर पर होता है, उस पद पे बैठा आदमी इस्तीफा देता है और फिर बात खत्म हो जाती है। तो और अब ये साफ है कि वो इस्तीफा उन्होंने शायद इसीलिए दिया होगा क्योंकि मोदी सरकार चाहती थी कि जगदीप धनखड़ यहाँ से हटे या इस पद को छोड़ें। तो छोड़ना भी था क्योंकि इतना तय हो गया है अब इस इस्तीफे के बाद कि भाई जो भी आदमी सत्ता शिखर पे मोदी शाह की सरकार के साथ 100% लाइन में नहीं होगा वो सत्ता शिखर पे नहीं हो सकता है। ये मैसेज आ चुका है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से। तो मैं इसीलिए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की बात कर रहा हूँ। और फिर आप यहीं से समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी सत्ता शिखर पे उनकी जो पकड़ है इतनी मजबूत है कि आज की तारीख में ये बात कहना कि नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, सितंबर में उन पर दबाव बन जाएगा, ये बात पूरी तौर पे इस पे विराम लग जाता है। इतना तय हो गया है कि सत्ता शिखर पे मोदी सरकार की बहुत गहरी पकड़ है और मोदी जी जो चाहेंगे वही होगा वहां पे। अब उपराष्ट्रपति पद जो है उनके पास एक नया एसेट है, एक बड़ा पद, संवैधानिक पद खाली हुआ, उस पर वो एडजस्ट करके कोई पॉलिटिकल संकेत देंगे, बिहार चुनाव के लिए किसी को लाएंगे या पार्टी में किसी बड़े चेहरे को वहाँ अकोमोडेट करके पार्टी के अंदर का जो माने उठापटक चल रही है उसको एडजस्ट करेंगे। लेकिन ये हथियार अब उनके पास है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अब ये लग गया होगा कि जगदीप धनखड़ की अब बहुत उपयोगिता उनके लिए नहीं है। जगदीप धनखड़ बंगाल में गवर्नर थे तो बड़े उपयोगी थे, उपराष्ट्रपति के पद के रूप में भी उन्होंने सरकार को बहुत सेफगार्ड किया होगा, या राज्यसभा में जो है उनके व्यवहार में कहीं न कहीं सरकार के फ्रंटमैन के रूप में दिखने लगे थे। अपोजिशन ने तभी तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया था। लेकिन पॉलिटिकली जो है मोदी सरकार को अब जगदीप धनखड़ की कोई बड़ी जरूरत नहीं थी। और जगदीप धनखड़ पे जो आरोप था कि भाई उनको राष्ट्रपति बनने का सपना है इसलिए इतना झुक गए हैं, उसके लिए मीम बनने लगे कि भाई टूटी खाट और झुका हुआ जाट, इस तरह की बातें लोग करने लगे कि भाई जगदीप धनखड़ साहब जो हैं राष्ट्रपति बनने के चक्कर में अब सरकार के खिलाफ इतनी जी हजूरी कर रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ये सारी बातों का विराम पहले से लग गया था। और एक बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी सरकार जगदीप धनखड़ को आगे नहीं ले जाने वाली थी, इसके आगे उनके लिए कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। और फिर फाइनली उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। बहुत कोई भी कारण रहा होगा, कोई भी ट्रिगर पॉइंट रहा होगा। भाई कहने को तो लोग यहाँ तक कहते हैं जगदीप धनखड़ साहब अपनी निजी बातचीत में सरकार की आलोचना करते थे, मोदी जी की आलोचना करते थे लोगों के साथ, या अपोजिशन के सांसदों से बहुत खुल करके बातें करने लगते थे। कुछ लोग उन्हें बड़ा बोला बताते थे। बहरहाल जो भी है, सच्चाई तो है कि जगदीप धनखड़ को बोलने की आदत थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे बिना वो मानते नहीं थे, वो उनकी शैली थी। और एक स्थिति ये बनी कि अब उनके लिए बहुत भविष्य में न उनके लिए कुछ था, न सरकार में के पास उनके लिए कोई बड़ी योजना थी, या न सरकार को उनकी कोई जरूरत, माफ़ कीजिएगा, न तो सरकार को उनकी कोई ज़रूरत थी। तो जाहिर सी बात उन्हें जाना पड़ा। यहीं से साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी अब सितंबर में कहीं नहीं जा रहे हैं, या मोदी किसी जाने की जल्दबाजी में नहीं है। सत्ता शिखर पे उनकी पकड़ इतनी मजबूत है। जब जिस पूरे देश में जगदीप धनखड़ पे बहस हो रही थी या लोग चर्चा कर रहे थे सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, तब नरेंद्र मोदी लंदन में थे और वो तब फ्री ट्रेड डील पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के साथ जो उसको फाइनल मोड़ तक लेके जा रहे थे। तो वो अपने काम में लगे हुए हैं। मोदी जी अपनी नीतियों को लेके, अपने सवालों को लेके एक्टिव है। उन्हें जहाँ जाना है वो प्लान्ड है, वो अपने रास्ते पे है, वो काम कर रहे हैं। तो जो आदमी काम कर रहा है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर कोई दबाव इस तरह का नहीं है। ये बहुमत की सरकार नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब से पावर में आए हैं इस बात की मैसेज करते रहे हैं कि सरकार उनके पूरे कंट्रोल में है। और ये साफ है कि मोदी के कंट्रोल में पूरी तौर पे सरकार है। अब सवाल उठता है कि फिर संघ की उस बात का क्या संघ मोदी जी को जो 75 साल की उम्र पे हटाने की बात कर रही थी वो उसका क्या होगा, जो भागवत साहब इस तरह की बातें कर रहे थे। तो एक बार फिर से इस बात को समझा जाए कि मोहन भागवत ने सांकेतिक रूप से कोई बात कही थी, उन्होंने एक नजीर पेश किया था, उदाहरण पेश किया था। जब कोई आदमी सांकेतिक बात करता है तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरे को नैतिक पाठ पढ़ाता है। अगर मोहन भागवत की इच्छा रही होगी कि मोहन भागवत चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ दें, तो शायद वो उनको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। लेकिन मोहन भागवत को मालूम है कि देश की सत्ता शिखर पर जो लोग बैठे होते हैं वो नैतिकता के पाठ से नहीं चलते हैं, और नैतिकता का कोई पाठ जो है जनता के फैसलों से ज़्यादा ऊपर नहीं है। नरेंद्र मोदी जनता की इच्छाओं से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। संघ परिवार उसे नहीं हटा सकता है, संघ की इच्छाओं से उन्हें नहीं जाना होगा।
भारत के संविधान में 75 साल कहीं नहीं लिखा गया है। और अगर नरेंद्र मोदी को हटा भी दिया जाता या संघ परिवार इस तरह कोई मुहिम चलाता या चलाने की कोशिश करता तो ये देश की इच्छाओं का अपमान होता। अपोजिशन के लोग हो सकता है मोदी जी के जाने से बड़े खुश हों, लेकिन बेसिक सवाल है कि जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं उनके लिए भी साफ सी बात है कि नरेंद्र मोदी जनता की इच्छाओं से शिखर पर पहुंचे हैं। उन्हें कोई संस्था या कोई संगठन या किसी दबाव में नहीं हटाया जा सकता। तो और यह बात संघ भी जानता है। यहाँ यह बात बहुत क्लियर करने की जरूरत है कि जो लोग कयास लगा रहे थे लंबे समय से कि संघ जो है मोदी से नाराज है या मोदी को हटाना चाहता है, उनके लिए ये बात बहुत साफ होनी चाहिए कि संघ परिवार को भी मालूम है कि नरेंद्र मोदी को या नरेंद्र मोदी से भारतीय जनता पार्टी को उनके हाथों से बाहर नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो नई पार्टी है, 2014 से लेकर के 2025 के बीच में जो 11 सालों में पार्टी खड़ी हुई है, इसको मोदी की नीतियों से पार्टी शेप हुई है। मोदी शाह ने पार्टी खड़ी की है। ये पार्टी इस वक्त संघ परिवार के सपनों से बड़ी पार्टी है। संघ परिवार को अंदाजा नहीं रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी इतनी बड़ी पार्टी बन जाएगी। या संघ परिवार के सारी मेहनत के बावजूद पार्टी कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुंची थी। इस मुकाम को मोदी और शाह लेके गए और आज भी पार्टी उनके हाथों में, कार्यकर्ताओं में और भाजपा के लोगों में, लीडरशिप में, सांसदों में उनकी गहरी पैठ है। अभी हाल में झारखंड के जो सांसद है दुबे जी, जो बहुत बयान देते रहते हैं, उन्होंने कहीं बोला कि भाई अगर मोदी जी सामने नहीं होंगे तो 150 सीट पाना आज भी भाजपा के लिए मुश्किल है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मोदी जी के बगैर कोई बड़ा फैसला ले लेगी, बड़ी छलांग लगा लेगी, मजबूती से आगे बढ़ जाएगी, ऐसा मुश्किल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मोदी शाह ने खड़ा किया है तो भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को लेकर के भी उनके पास कोई योजना होगी और योजना वही बनाएंगे। हो सकता है कि मोदी जी किसी मोड़ पर उन्हें लगे कि वो सत्ता शिखर से बाहर जाना चाहते हैं, तो फैसला मोदी जी का होगा। ये संघ परिवार के फैसले से नहीं होगा। मोदी जी को रास्ता बनाना होगा। मोदी जी अपना एग्जिट प्लान तैयार करेंगे। हो सकता है कि मोदी जी उसके बाद किसी और को आगे बढ़ाएं। जैसे कि अगर हम खुद देखें कि पिछले कई सालों से, 2 साल तो हो गए, 2022-23 से आज 2 साल 2.5 साल हो गए, भाजपा अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रही है। खूब बातें होती थी, भाजपा इसको अध्यक्ष बनाना चाहती है, उसको अध्यक्ष बनाना चाहती है, लेकिन आज भी नड्डा साहब भी भाजपा के अध्यक्ष है। ये वही नड्डा साहब है जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के समय कह दिया था कि भाजपा काफ़ी बड़ी हो गई है, अब उसे संघ की जरूरत नहीं है। आज भी संघ उन्हें नहीं हटा पाया। आज भी नड्डा साहब अपनी भूमिका में हैं, राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं और लगातार उन्हें एक्सटेंशन मिलते रहा है। और यह संघ परिवार जानता है कि वो किसी को भी अध्यक्ष बना दे आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी 11 सालों में पूरी तौर पे अमित शाह और मोदी के हाथों में, या खास तौर पे संगठन तो अमित शाह के हाथों में। बगैर अमित शाह के कोई भी अध्यक्ष नहीं काम कर सकता। उन्हें जिसको भी अध्यक्ष बनाना होगा उसे अमित शाह के साथ ही काम करना होगा, क्योंकि इस नई पार्टी को शेप करने में उनकी इतनी बड़ी भूमिका थी कि पार्टी के सारे धागे उनके हाथ में हैं। लोगों का उन पर गहरा फेथ है और वो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब यह बात साफ होती है और जो समझ जाना चाहिए हम लोगों की कि अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के हाथ में नहीं है। हालांकि संघ परिवार भी तो बीच बीच में कहता रहा है कि भाई हम भाजपा के फैसलों में डिक्टेट नहीं करते हैं, भाजपा अपने फैसले खुद लेती है। तो आज लगभग ये साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि संघ परिवार उसे डिक्टेट नहीं कर सकती है। हो सकता है संघ परिवार को उसको आप मदरली बॉडी मान लें कि भाई मातृतुल्य है भाजपा के लिए, तो क्या माँ का सम्मान नहीं होगा? निश्चित रूप से संघ परिवार को मालूम है कि संघ परिवार अपनी यात्रा में 100 साल पूरे करने जा रहा है और भाजपा जिसको उसने खड़ा किया वो एक कंप्लीट भारत की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी है। वो पार्टी अपने फैसले खुद लेगी। उस पार्टी के फैसलों के बाद जनता का सारा फीडबैक पार्टी लेके आएगी, संघ नहीं लेके आता है। पार्टी के फैसलों के साथ अपने को अलाइन संघ को करना होगा। हमने पीछे भी देखा है कि 2 बार, जैसे एक बार दलितों के सवाल पे, आरक्षण के सवाल पे मोहन भागवत को कहना पड़ा कि दलितों के साथ हजारों साल का अत्याचार हुआ है, इनका आरक्षण लंबे समय तक रहना चाहिए। कभी इसकी उल्टा बोल चुके थे, बाद में उन्होंने इस तरह की बात कही, क्योंकि वो भाजपा के पक्ष में बोलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, जनता के बीच में उसका सीधा संवाद है। अपने कुछ सेट आइडियाज के भरोसे संघ परिवार पार्टी नहीं चला सकती। अभी जाति जनगणना को लेकर के संघ परिवार ने एक तरह से रास्ता खोला कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा पे दबाव था और देश की राजनीति में जाति जनगणना का प्रेशर था, तो भाजपा को रास्ता देना पड़ेगा संघ को।
तो संघ अब उस भूमिका में नहीं है कि वो भाजपा को डिक्टेट करे, और पॉलिटिकली भी। तो अब सवाल उठता है कि फिर इतना उठापटक क्यों हो रही है। तो इतना उठापटक जो हो रही है उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो यह है कि संघ परिवार अपनी भूमिका तलाश रहा है, भविष्य को लेकर के अपने रोल को तलाश रहा है, पार्टी सरकार के साथ उसकी क्या भूमिका होगी वो तलाश रहा है। संघ परिवार को पार्टी के अंदर जो है अपने संगठन मंत्रियों के थ्रू पहले से हस्तक्षेप पार्टी करती रही है। अब संगठन मंत्रियों की भी बड़ी भूमिका नहीं है। तमाम सारे संगठन मंत्री सत्ता शिखर के आसपास रह के जाते हैं, वो खुद पार्टी में एक नई लॉबी बन जाते हैं। संघ परिवार को भी मालूम है कि जो संघ परिवार के तमाम सारे बहुत सारे बड़े चेहरे हैं जो समय समय पर पार्टी के लिए अब काम करते थे, अब वो पिछले कुछ समय से सत्ता के आसपास रहे हैं, उनके बीच में भी खेमेबाजी है। तो संघ परिवार में खुद अब एक ऐसी कोई वैचारिकी नहीं कि संघ परिवार में कोई एक व्यक्ति है जो उसने आखिरी कोई बात कह दी और सब कुछ अब वो फाइनल हो गया, वो आखिरी उद्घोष, ऐसा नहीं है। संघ परिवार के अंदर बहुत सारी वैचारिकी अब आ गई है, वो पार्टी के सत्ता में होने के नाते आई है। तो संघ परिवार कोई कोहेरेंट होकर के मोदी सरकार के खिलाफ कोई मूव कर देगी या कर रही है, यह बेमतलब की बात है। संघ परिवार के अंदर खुद वैचारिक हलचल है और उसके बहुत सारे वैचारिक धड़े होंगे। तो जो सारी बातें हैं, जो सारी कयास हैं कि संघ परिवार मोदी सरकार पे दबाव बना रही है, निश्चित रूप से संघ की चिंता है कि नरेंद्र मोदी 2029 के बाद जब सत्ता से बाहर जाएंगे तब पार्टी का क्या होगा, पार्टी का चेहरा कौन होगा। उसके लिए संघ परिवार काम करेगी, संघ परिवार वहीं रहेगी। संघ परिवार अपनी भूमिका है कि भाई संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी की नर्सरी के रूप में रहेगी, वैचारिक कार्यकर्ता पार्टी को प्रोवाइड करेगी और पहले से भी वही नर्सरी के रूप में काम कर रही थी। बस ये है कि पहले वो पॉलिटिकल डिक्टेट भी करती थी, पॉलिटिकल डिक्टेट नहीं कर पाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आज सबसे बड़ी पार्टी है कि बाकी पार्टियां उतनी मजबूत नहीं। जनता के विल और इच्छाओं का सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन भारतीय जनता पार्टी के फोरम पे है। तो संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी के अपने फैसलों के साथ उस अपने को अलाइन करेगी। ये नहीं कि संघ परिवार कोई आइडिया दे देगी। भाई संघ परिवार और भाजपा के रिश्तों को एक नए सिरे से समझा जाए तो ये रिश्ता उन पेरेंट्स का है जो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और उनके अपने सपने होते हैं। तो नरेंद्र मोदी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आरएसएस के सपनों को पूरा कर दिया, उनके सारे एजेंडे को ख़त्म कर दिया। वो कश्मीर का मुद्दा हो, धारा 370 हो, राम मंदिर का सवाल हो, यहाँ तक कि कॉमन सिविल कोड की तरफ भी 2 कदम बढ़ चुके हैं। तो एक तरह से अब संघ परिवार के सपने पूरे हो गए हैं। वो बड़े उस संगठन को ये समझ जाना चाहिए कि वो पेरेंटल भूमिका में है जिनके मन को बड़ी खुशी होगी कि भाई बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और संघ परिवार को अब उसी भूमिका में रहना पड़ेगा। अब संघ परिवार के लिए कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं बची है। 2025 में जब संघ परिवार, माफ़ कीजिएगा 1925 में जब संघ परिवार का गठन हुआ होगा तब संघ के पास कुछ राष्ट्रीय जिम्मेदारियां थीं। उसके साथ संघ लंबी यात्रा में चला है और काफ़ी काम किया होगा। उसके वैचारिक विरोधी भी हैं, मैं भी वैचारिक संघ परिवार का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन वो भूमिका संघ की खत्म हो गई है। संघ परिवार ने उसके लिए एक पॉलिटिकल टूल या पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट किया होगा, जिसको जो सहमत हो गए होंगे उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लीडरशिप में, या फिर जो पार्टी जनसंघ बनी होगी। तो उसके बाद संघ परिवार ने अपनी भूमिका को बदला। संघ परिवार अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन के रूप में ही उसको समेटना था, लेकिन संघ परिवार पार्टी को लगातार पुश करती रही। अब संघ परिवार को उसकी जरूरत नहीं है। पार्टी के अपने टूल्स इवॉल्व हो गए हैं। पार्टी का जनता से अब सीधा संवाद इतना बड़ा हो चुका है, इतनी बड़ी टीम है पार्टी के पास। तो संघ परिवार अपनी नई भूमिका तलाशने में लगा है। तो नई भूमिका तलाशने में लगा है, तो यही कारण है कि इतना उठापटक हो रही है। संघ परिवार शायद चाहता होगा कि पार्टी में उसका अध्यक्ष हो, पार्टी का कोई ऐसा अध्यक्ष हो जो संघ परिवार के विचारों को ज़्यादा लेके आगे जाए। उसके लिए संघ परिवार कोशिश कर सकता है, लेकिन जिस तरह मीडिया में कभी संजय जोशी को अध्यक्ष बनाना चाहती है संघ परिवार, और निश्चित रूप से संजय जोशी को भी अध्यक्ष बना के क्या कर लेगा संघ परिवार। संजय जोशी को अमित शाह के साथ काम करना होगा। संजय जोशी के पास कौन से वैचारिकी है कि आएंगे तो पार्टी में सब कुछ बदल देंगे। वो पार्टी में बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे विचार 11 सालों में गढ़े हैं, प्रैक्टिस में गढ़े हैं। तो संघ के विचारों के साथ साथ जो राजनीतिक जो प्रैक्टिकलिटी है उसके बीच में मिल करके मोदी शाह ने पार्टी खड़ी की है। तो वो कोई व्यक्ति एक दिन में आके बदल नहीं देगा। तो इस तरह की सारी बातें बेमतलब हैं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। वो संघ का संगठन मंत्री आकर के पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन जाएगा इस वक्त, या अगर तभी बनेगा जब वो पिछले काफ़ी समय से यहाँ एक्टिव है। पिछले 11 सालों में वो एक्टिव है। जो आदमी 11 सालों से इस पार्टी के विकास क्रम का हिस्सा ना हो, वो पार्टी का अध्यक्ष कैसे बन जाएगा। तो संघ परिवार भी इस बात को जानता होगा। संघ परिवार में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, एक लंबी यात्रा में लोग आए हैं जिन्होंने पूरा जीवन दिया है संघ परिवार को विकास करने में या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खड़ी करने में।
उन्हें भी समझ में आता है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के साथ वो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है कि जिनके खिलाफ संघ के अंदर से ही कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। संघ को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आगे जाना है तो मोदी के लीडरशिप में ही जाना है फॉर द टाइम भी, और मोदी को ही रास्ता देना है भाजपा के भविष्य के लिए। हाँ, ये बात निश्चित है कि भाजपा में भविष्य को लेकर के अपनी एक चिंता है, और संघ की भी चिंता होगी कि नए चेहरे कहाँ से आएंगे, क्योंकि अपोजिशन में भी राहुल गांधी जैसा एक बड़ा चेहरा है जिसने उस चेहरे के भरोसे 2024 में मोदी जी को रोक दिया था या सत्ता से कहीं न कहीं बहुमत से नीचे उतार दिया था। तो भाजपा में मोदी के बाद पिछले कुछ सालों में कोई नया चेहरा नहीं आया है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी किसी का अध्यक्ष बना देगी तो चेहरा बन जाएगा? फिर ये चेहरा बनेगा कैसे? साफ सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जो आज जो स्टैब्लिश चेहरे हैं उनमें से ही कोई आदमी कल अपनी भूमिका तय करेगा, और उसकी हलचल शुरू हो गई है। जो हम उठापटक देख रहे हैं वो कुछ कहीं न कहीं वो वही कोशिश है। जैसे कभी कभी मीडिया पर बैठ करके गडकरी साहब जो है अपनी बातें करते रहते हैं, गरीबी की बातें करते हैं या गरीब अमीर के बीच में बढ़ती खाई की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं अपने आप को अपने पोस्चरिंग कर रहे हैं। वैसे ही तमाम सारे और भी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे चेहरे जो अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं, जिनको जो प्रधानमंत्री पद के बड़े करीब होंगे। जैसे आज अगर देखा जाए तो लगभग 3-4 चेहरे ऐसे हैं जो अपने आप को प्रधानमंत्री पद के बहुत करीब पा सकते हैं, या जब भविष्य में उनके सपने हो सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, उसमें कोई बुराई भी नहीं। जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जो है, देवेंद्र फडणवीस एक तरह से बड़े नेता हैं, वो भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लोग इसकी बातें करने लगे। देवेंद्र फडणवीस अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस अपनी राष्ट्रीय छवि बनाने की कोशिश करते भी देखिए, हिंदी मराठी का विवाद लेकर वो खड़े हो गए और एक तरह से अपनी राष्ट्रीय छवि गढ़ने में लग गए। या महाराष्ट्र में अपनी ताकत को नए सिरे से मजबूत करने के लिए वो यहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स में फिर से सेना और राज ठाकरे को इकट्ठा करने लगे कि उनको लगा कि एक नई पॉलिटिकल फोर्स बनाया जाए ताकि उनकी लीडरशिप को महाराष्ट्र में कोई क्वेश्चन न करे। या इस तरह के बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि बाबा योगी आदित्यनाथ के भी सपने होंगे देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए। या इस तरह के कोई भी बहुत सारे चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी में शिखर के आसपास हैं, उन्हें उनके मन में कहीं न कहीं इस बात का इल्म होगा या इस बात की इच्छा होगी कि वो कल प्रधानमंत्री बने, अपने को पुश करेंगे। पार्टी किसी को पुश नहीं करती है, पार्टी किसी को चेहरा नहीं बना देगी। तमाम सारे लोग जहाँ पर हैं वो अपने आप को चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे होंगे या कर रहे हैं। इसी नाते पार्टी में हलचल है, क्योंकि जो लोग भी अपने आप को पॉलिटिकली बड़ा करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, संघ में भी उनकी पैठ है, संघ में भी उनके रिश्ते हैं, तो उनके चलते भी संघ में हलचल है कई बार। और इतना तो तय है कि ये सारी हलचल सिर्फ भाजपा के भविष्य की तैयारी की है। भाजपा में जो लीडरशिप है वो अपने आप को कल के लिए तैयार कर रही है। इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या 2029 के पहले मोदी जी अपना एग्जिट प्लान तय करेंगे? तब कोई नई भूमिका होगी, उसके हिसाब से लोग अपने तरह से देख रहे होंगे। आज अगर निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई भूमिका है तो अमित शाह से बड़ा कोई बड़ा चेहरा नहीं हो सकता है। आज भी अमित शाह मोदी की पॉलिसीज़ और संघ पार्टी के पूरे संगठन पे उनकी सबसे गहरी पकड़ है या उसके सबसे नज़दीक हैं वो उस ट्रांजिशन के सबसे बड़े चेहरे बन सकते हैं। तो दूसरा है कि 2029 के बाद चुनाव होगा तो क्या मोदी के नाम पे होगा, या हो सकता है कि मोदी के नाम पे ना हो, पार्टी जो है एक संगठन के रूप में चुनाव लड़े और फिर नए चेहरे आएंगे तो भी तो लोग अपने आप को पुश करेंगे। तो उस हिसाब से ये मूवमेंट है। तो मेरा अपना मानना है कि इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी में जो हलचल है, जो तमाम सारे लोग अपने आप को पुश कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से पुश कर रहे हैं, अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। अब मोदी पे कोई संकट नहीं है, मोदी इशू नहीं है। मोदी को सरकार चलानी है 2029 तक, मोदी को पार्टी को आगे लेके जाना है और फिर मोदी को पार्टी को रास्ता देना है। जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया उसको आगे उनको इस पार्टी को भविष्य के लिए जो है छोड़ना है, माने उस तालाब में जो है इसको पूरी तौर पे अपने हाथ से सरका देना मछली को, कुछ इस तरह से मोदी को करना है। वो मोदी तय करेंगे, वो कोई योजना संघ परिवार तय कर ले, कोई और बाहर से कर लेगा, ऐसा नहीं है। और अब जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबसे खास बात है कि संघ परिवार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। संघ परिवार की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि संघ परिवार के पास अब कोई बड़ा एजेंडा नहीं है, कोई नया बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा ला भी नहीं सकते। वो संघ परिवार ने जिस तरह का एजेंडा सेट किया था वो लगभग उस मुकाम तक पहुंच गया है जहां पे वो लगभग पूरे हो गए। अब संघ परिवार को अपना नया एजेंडा नए सिरे से सेट करना होगा और शायद अब वो कोई पॉलिटिकल एजेंडा न हो। संघ परिवार को धार्मिक एजेंडा या सामाजिक एजेंडा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा ताकि संघ परिवार अपने आप को बतौर पॉलिटिकल नर्सरी भाजपा की बनाए रखे या देश की राजनीति या समाज में उसका हस्तक्षेप बना रहे।
ये संघ की चिंता है। मोहन भागवत संघ के अध्यक्ष या संघ के प्रमुख एक ऐसे मोड़ पे है जब संघ के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। ये संघ मोहन भागवत को उसके लिए रास्ता बनाना है। मोहन भागवत एकाएक जो है मोदी पे दबाव बना देंगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि भाई मोहन भागवत जो है उनका जो बर्थडे है 11 सितंबर को इस्तीफा दे देंगे, फिर मोदी पे नैतिक दबाव। मोहन भागवत इससे गलती नहीं करेंगे क्योंकि मोहन भागवत बड़ी शख्सियत हैं। पिछले 10-11 सालों से जब भाजपा का विकास हो रहा था उस दौर में मोहन भागवत जहाँ संघ और भाजपा के विचारों में टकराव बन रहे थे या भाजपा की वैचारिकी और संघ की वैचारिकी में दूरी बन रही थी, तब मोहन भागवत संघ को संभाल रहे थे, संघ और भाजपा के बीच में कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, उन्हें मालूम है। और वो संघ की धारा को जो है आगे ले जाने के लिए बार बार आप देखते हैं समाज में नए नए तरह की बातें करते रहते हैं, तो उन्हें उस तरह से करना पड़ेगा। अब जो है उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जो उनकी कमज़ोर पकड़ है संघ की, उससे आगे बहुत नहीं जा सकते। बस ये है कि पार्टी में संघ की पकड़ बनी रहे, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं या संघ कोशिश कर रहा है, उतना होगा। लेकिन भविष्य में संघ को अपनी भूमिका तय करना है। ये चुनौती जो है संघ की है, मोदी से बड़ी चुनौती है। तो बेसिकली कुल्ले देकर के मुझे बात करना था कि ये सारे के सारे लोग या तमाम सारे लोग जो मोदी और संघ के बीच में दूरी की बात कर रहे हैं, उनको लगता था कि संघ मोदी को हटा देगा या मोदी, उन लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि वो चाहे अपोजिशन के लोग हों या मोदी विरोधी हों पार्टी के अंदर भी, कि भाई इस पार्टी को अभी भी मोदी और शाह की पकड़ है और मोदी और शाह ही तय करेंगे या पार्टी अपने आप को तय करेंगे। पार्टी इतनी सक्षम है और अपोजिशन को भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर कल नरेंद्र मोदी चले जाए और संघ परिवार कुछ ऐसा कर देता है जिसकी कुछ लोगों को बड़ा कई मंचों पर लोग चर्चा करते रहते हैं इस बात की, तो उससे कुछ बदल नहीं जाएगा। सच है कि मोदी सामने हो और मोदी की राजनीति सामने हो तो वही भाजपा और संघ की कंप्लीट पॉलिटिक्स है। कल अपोजिशन उसको हरा दे तो उसके लिए बड़ी जीत होगी, वही जो है समाज को गतिशील बनाएगी। सिर्फ मोदी जी शिफ्ट हो जाए और कोई आ जाए तो इससे समाज गतिशील नहीं होगा और इससे अपोजिशन का कोई बड़ा फायदा नहीं हो जाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि चीज़ों को जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, उस पर बड़ा घालमेल था और उस पर मुझे थोड़ी सी मेरे मन में थोड़ी बेचैनी थी कि मैं इस पर बात करूं आपके साथ। तो धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद मुझे लगा कि एक सही समय है इस बात करने के लिए, इसीलिए मैंने आपसे बात किया। बहरहाल फिर बात करेंगे किसी और विषय पे, तब तक के लिए नमस्कार।